आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि के क्षेत्र में ब्राजील के कृषि मंत्री और उनकी टीम से यहां बहुत उपयोगी चर्चा हुई है। हमारा ICAR और ब्राजील की समकक्ष संस्थाएं कई क्षेत्रों में आपस में सहयोग करेंगे। इसके साथ MOU करने पर हमारा विचार विमर्श चल रहा है। ब्राजील की प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में काफ़ी रुचि है, इस पर हम चर्चा और बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर चर्चा जारी है। भारत में हम दलहन तिलहन मिशन और एकीकृत के खेती पर तेजी से काम कर रहे हैं। ब्राजील यहां सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने के लिए सहमत है, इस पर भी हमारी चर्चा हुई है। बड़ा प्रतिनिधिमंडल यहां आया है, इससे दोनों देशों के संबंध निश्चित तौर पर मजबूत होंगे। ब्राजील के माननीय कृषि मंत्री जी से और उनकी टीम से यहां बहुत उपयोगी चर्चा हुई है। एक हमारा ICAR और समकक्ष जो ब्राजील की संस्था है इम्ब्रापा, वो कई क्षेत्रों में आपस में सहयोग करेगा। तो उसके साथ MOU करने पर हमारा आपस में विचार विमर्श चल रहा है। ब्राजील की काफी रुचि है प्राकृतिक खेती में और जैविक खेती में। माननीय मंत्री जी अभी कल मोदीपुरम और वहां प्राकृतिक खेती इंटीग्रेटेड फार्मिंग देख के भी आए हैं। तो उस क्षेत्र में भी मिलके, क्योंकि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती को सुरक्षित बनाती है और मिट्टी के स्वास्थ्य को और मनुष्य के स्वास्थ्य को दोनों को बेटर बनाती है। उस पर भी हम लोग साथ मिलकर चर्चा और बातचीत कर रहे हैं। कई और मुद्दे हैं, जैसे भारत के अनार, लहसुन, अंगूर, किशमिश, इसके निर्यात पे चर्चा चल रही है ब्राजील में। और वहां की जो प्रसिद्ध चाय है वो भारत आए। ऐसे कई मुद्दे हैं, बाजार मार्केट एक्सेस के, बाजार पहुंच के, उन पर भी हम लोगों ने बहुत सद्भावना पूर्वक चर्चा की है। भारत में दलहन मिशन, तिलहन मिशन पर हम तेजी से काम कर रहे हैं और एकीकृत खेती पर ब्राजील सहमत है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां बनाने के लिए उस पर भी हमारी व्यापक चर्चा हुई है। मैं हमारे दोनों माननीय कृषि मंत्रियों का भारत की धरती पर कृषि भवन में हृदय से स्वागत करता हूं। प्रेसिडेंट ब्राजील के नेतृत्व में एक वरिष्ठ मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल और एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे प्रमुख मित्रों का यहां आया है। इससे दोनों देशों के संबंध निश्चित तौर पर बहुत मजबूत होंगे, सहयोग बढ़ेगा और दोनों देशों की मित्रता दुनिया की स्थिरता के लिए भी जरूरी है। मैं फिर एक बार आपका यहां स्वागत करता हूं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, जिसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका आगे इस्तेमाल शामिल है। देश और दुनिया के लिए यह बड़ा विषय है, क्योंकि इसमें सभी को एक भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक भरोसेमंद देश के तौर पर स्थापित किया है, उसी का नतीजा है कि आज अमेरिका ने दुनिया के देशों के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए जो पैक्स सिलिका एग्रीमेंट किया था, उसमें भारत को भी जोड़ा है। बहुत जल्द एक बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगा। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, जिसमें सेमीकंडक्टर की डिजाइन, सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर का उपयोग आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये एक देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि इसमें ट्रस्टेड पार्टनर्स की सभी को ज़रूरत है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक ट्रस्टेड कंट्री की तरह स्थापित किया अपनी फॉरेन पॉलिसी के द्वारा, उसके परिणाम से आज US ने जो पैक्स सिलिका सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए दुनिया के कई देशों के साथ एग्रीमेंट किया था, उसमें भारत भी आज जुड़ा है। और इसमें भारत की जो अपनी ताकत है, आज 2 नैनोमीटर की चिप्स भारत में डिज़ाइन हो रही है। आज एक नया डीप टेक स्टार्टअप का इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है।
बहुत जल्दी एक बहुत बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट से कमर्शियल प्रोडक्शन 28 तारीख से चालू होगा। और जिस तरीके से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तेजी से भारत में बढ़ रहा है, उसको पहचानते हुए अमेरिका ने भारत के साथ पैक्स सिलिका को आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार ने जो बजट पेश किया वह जन कल्याण, गरीब कल्याण, उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित है। आज पूरी उम्मीद है कि बजट का जो पारण होगा और नए सिरे से जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। प्रदेश में लाउड स्पीकर नहीं लगाने के निर्णय पर भी उन्होंने कई बातें कही है। उन्होंने कहा कि यह देश की सर्वोच्च अदालत का आदेश है और सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह जन कल्याण, गरीब कल्याण, उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित है और आज पूरी उम्मीद है कि उसका बजट का पारण भी हो जाएगा और नए सिरे से जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाकर के काम करेंगे। सर, रमजान में लाउड स्पीकर लगाने की मांग की थी तो देश की सर्वोच्च अदालत का आदेश। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दुनिया भर में भारत को जो पहचान दिलाई है और भारत पर जो भरोसा जताया है, आज इसी वजह से भारत यूएस और कई दूसरे देशों के साथ मिलकर पैक्स सिलिका यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का हिस्सा बन गया है। इससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा होगा। 10 प्लांट बनाने की प्रक्रिया में है और पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देगा। इसी सीरीज में भारत में सबसे एडवांस 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन किया जा रहा है। पूरा इकोसिस्टम भारत आ रहा है जिसके लिए पैक्स सिलिका बहुत जरूरी होगा। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने विश्व भर में भारत की जो नई पहचान बनाई है, भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया है, आज उसके कारण यूएस के साथ और भी कई जुड़े हुए देशों के साथ मिलकर भारत पैक्स सिलिका यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू चेन का हिस्सा बना है, जिससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत लाभ होगा। जिस तरह से ऑलरेडी 10 प्लांट भारत में स्थापित होने की प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। उस कड़ी में भारत में सेमीकंडक्टर की चिप डिज़ाइन आज सबसे एडवांस 2 नैनोमीटर की चिप्स भारत में डिज़ाइन हो रही है। कंप्लीट इकोसिस्टम भारत में आ रहा है। उसी के लिए पैक्स सिलिका की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। उसका लाभ भारत के नौजवानों को मिलेगा। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू पीडीपी विधायक सैयद आगा मुंतजीर मेहदी ने फिल्म द केरल स्टोरी 2 पर कहा है कि मुसलमानों को बेइज्जत करने के लिए हर क्षेत्र को हथियार बनाया गया है। एक मनोरंजन क्षेत्र था जो अहम भूमिका निभाता था। इसमें सामाजिक मुद्दे दर्शाए जाते थे, लेकिन अब उसे भी मुसलमानों को बेइज्जत करने के लिए हथियार बना लिया गया है। देखिए, बिल्कुल उनका सही कहना है। ये आप देखिए, एंड हर शोबे को वेपनाइज किया गया मुसलमानों को जलील खार करने के लिए। अब एक इंडस्ट्री थी एंटरटेनमेंट की, हालांकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी काफ़ी रोल है। सोशल इश्यूज को इस पर दर्शाया जाता था, जो इश्यूज हमारे समाज में हैं उन के तई हमारा अटेंशन दिया जाता है, मगर बदकिस्मती से इसको भी वेपनाइज किया गया। इसका भी अब इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों को जलील करने। देखिए, बिल्कुल उनका सही कहना है। ये आप देखिए, एंड हर शोबे को वेपनाइज किया गया मुसलमानों को जलील खार करने के लिए। अब एक इंडस्ट्री थी। असम विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा गुवाहाटी पहुंची और उन्होंने कहा कि मेरी सोच है कि ऐसी चीज़ों का हमें राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जुबिन गर्ग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जुबिन गर्ग की जब डेथ हुई थी तो हम सब ने देखा कि असम की जनता उनसे कितना प्रेम करती है। जुबिन गर्ग असम की आत्मा की आवाज़ थे, असम की अभिव्यक्ति थे। उनके हर गाने में प्रेम, एकता, असम की अस्मिता थी। हम भी उसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई असम की संस्कृति सभ्यता बचाने की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर उन्होंने कहा कि चुनाव के समय 2 तरह के नेता होते हैं। एक जो बताते हैं कि वे जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, दूसरे ध्रुवीकरण कराओ, एक दूसरे से लड़ाओ, किसी के परिवार पर आक्रमण करो। उन्होंने कहा कि हमारी यह राजनीति न कभी रही है और न रहेगी। जिस तरह गौरव गोगोई और उनके परिवार पर आक्रमण हो रहा है, मुझे लगता है कि यह एक उदाहरण होना चाहिए कि ऐसी राजनीति गलत है।
देखिए मेरी सोच है और हमेशा ये सोच रही है कि ऐसी चीज़ों को हमें इन चीज़ों का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये एक भावना है और कल भी मैंने बात की अपने कार्यकर्ताओं से कि जुबिन जी के जब उनकी मृत्यु हुई तो हम लोग जो असम के नहीं हैं, हमने जब देखा कि किस तरह से असम की जनता उनसे प्रेम करती है, किस तरह कितनी श्रद्धा थी, चाहे कोई भी परिवार का हो, माता पिता बच्चे बेटे बेटियां भाई बहन, सबके आंखों में आंसू थे। और हमने ये सोशल मीडिया में हमने ये सब देखा, तो हम बाहर से जो देख रहे थे हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है ये भावना, ये इमोशन जिसकी वजह से जनता इस व्यक्ति से जुड़ी हुई है। तो मैं कल भी कह रही थी अपने कार्यकर्ताओं से कि जुबिन जी एक तरह से असम की आत्मा की आवाज़ थी, असम की अभिव्यक्ति थी, जो आस्ते आस्ते मेरे ख्याल से बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है, जितने लोगों से मैं बात कर रही हूँ और मैं मिल रही हूँ, उनको ऐसा लग रहा है कि एक हमारा जो असम है, जिसके लिए मतलब जो एक एकता का असम था, एक सभ्य असम था, आज कल रोज हिंसक बातें हैं, आक्रामक बातें हैं, ये हमारी सभ्यता नहीं है। असम की जो सभ्यता है उसके बारे में गाया जुबिन जी ने। जो भी जितने भी उनके गाने थे अगर आप सुने, उसमें एक भी गाने में ये नहीं था कि इससे नफरत करो, ये तुम्हारा दुश्मन है, इसको मारो, नहीं था ये। हर गाने में, हर उनके जो वक्तव्य में यही बात थी कि प्रेम, एकता, असम की अस्मिता, असम की संस्कृति, असम की सभ्यता, असम क्या है। और मैं कल अपने कार्यकर्ताओं को कह रही थी कि देखो, हम भी उसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। एक तरह से हमारी लड़ाई जो है असम की संस्कृति, असम की सभ्यता को बचाने की लड़ाई है और हमें ये बात समझनी है। बस इसका हम जुबिन जी का इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहते और ना किसी को करना चाहिए। वो एक राजनीति से ऊपर थे, उनका जुड़ाव जनता के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव था, एक जज्बाती जुड़ाव था। वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, ये नहीं थे कि सीएम बनने जा रहे हैं कि जनता उनसे किसी वजह से, पॉलिटिकल वजह से जुड़े। जनता इसलिए जुड़ी क्योंकि जनता के दिल में वही भावना थी जिसके बारे में जुबिन जी बात करते थे। तो आज भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मरघट वाले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का 1 साल कहा जाए, उनके कार्यकाल का 1 साल हुआ, सालगिरह आज मनाया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने दिल्ली में बीजेपी को सेवा का मौका दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता को देश की राजधानी की जिम्मेदारी सौंपी, विश्वास किया। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करती हूं, मैं दिल्ली की बहनों का धन्यवाद करती हूं जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये आशीर्वाद मुझे दिया और मैं शक्ति के साथ दिल्ली की समस्याओं का समाधान कर सकूँ। मैं दिल्ली की जनता का दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद करती हूं जिन्होंने दिल्ली में भाजपा को ये सेवा करने का मौका दिया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझ जैसी कार्यकर्ता को दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी सौंपी, विश्वास किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूं, बधाई देती हूं जिन्होंने वर्षों तक मेहनत करते हुए दिल्ली में आज ये स्थान बनाया जहां भाजपा की बहुमत की सरकार है। और बहुत धन्यवाद करती हूं दिल्ली की मेरी बहनों का, देश की बहनों का, जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। मेरे संघर्ष में वो मेरे साथ रही, मेरी खुशी में मेरा साथ निभाया और मेरी ऊर्जा और मेरे साहस को उन्होंने हमेशा बनाए रखा। और आज इस प्रभु के प्रांगण में खड़ी होकर प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रभु श्री राम का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये आशीर्वाद मुझे दिया कि मैं शक्ति के साथ, साहस के साथ दिल्ली की समस्याओं को समाधान दे सकूं और
सभी को फिर से बहुत धन्यवाद करते हुए, आप सबके विश्वास के लिए, आप सब ने जो मुझ में विश्वास जताया उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। आज के इस दिन जब सरकार ने 365 दिन, 1 साल पूरा किया है। 1 साल कहीं ना कहीं दिल्ली की दिशा बदलने का समय था और 5 साल का कार्यकाल दिल्ली की दशा बदलने का होगा, ये विश्वास दिलाता। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट पर कहा कि पूरी दुनिया में फूड सिस्टम पर दबाव है, क्लाइमेट में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, वाटर लेवल गिर रहे हैं, मिट्टी की सेहत खराब हो रही है, सप्लाई चेन कमजोर है और ग्लोबल मार्केट का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ग्लोबल साउथ के देशों के लिए खेती सिर्फ एक आर्थिक क्षेत्र नहीं है, यह रोजी रोटी, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा है। भारत इसे बहुत गहराई से समझता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और जिम्मेदार एआई सेंटर में रखा है। Across the world, food systems are under strain. Climate volatility is intensifying. Water tables are falling. Soil health is deteriorating. Supply chains are fragile. And global markets are unpredictable. For countries from the global south, agriculture is not merely an economic sector. It is livelihood, social stability, and national security. India understands this very deeply. And under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India has placed digital public infrastructure and responsible AI at the चलिए आगे बढ़ेंगे। असम विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी अलग अलग जगहों पर गए हैं और लोगों से बात की है। जनता देख रही है कि कैसे असम की सारी संपत्ति, असम के लोगों की संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है। यहाँ के लोग ये जानते हैं कि हमारे नेता ने यह दिखाने के लिए एक पैम्पलेट तैयार किया है कि क्या हो रहा है। इंडिविजुअली आई थॉट मैंने सोचा कि अकेले मिलके थोड़ा सा अच्छी तरह से फीडबैक मिलता है, तो देर रात तक हमने ये काम किया। फिर से आएंगे और करेंगे, और जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं वो भी सब जगह गए हैं, सब जिलों में गए हैं, उन्होंने सबसे बात की है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से हम करें। कल आपने पीपुल्स चार्जशीट भी रिलीज किया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारे चार्जेस भी लगाए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कोई नई चीज़ें नहीं हैं, वो सब चीज़ें हैं जो पब्लिक जानती है और देख रही है, और पब्लिक थकी हुई है कि किस तरह से असम में जितनी भी असम की संपत्ति है, असम की जनता की संपत्ति है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, एक परिवार को दी जा रही है। तो मेरे ख्याल से जनता जानती है, तो हमने इसको जो यहाँ के हमारे नेता हैं उन्होंने इसको एक पैम्फलेट में सारा इकट्ठा करा है ताकि एक अच्छी तरह से देखें कि क्या क्या। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने पटना हाईकोर्ट द्वारा बिहार सत्ता पक्ष और विपक्ष के 42 विधायकों को नोटिस दिए जाने पर कहा कि ज्यादातर विधायकों ने अपनी बात रखी है। हाईकोर्ट द्वारा जो नोटिस दिए गए उसका ये सदस्य बिंदुवार जवाब देंगे। राज्यसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि जो परिस्थितियां बनी है उसमें हम 5 सीट जीतेंगे और ऐसे संकेत मिल रहे हैं। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि राज्यसभा में इन सीटों को जीतने के बाद हमारी संख्या में बढ़ोतरी होगी। ज्यादातर विधायकों ने अपनी बात रखी है। ऑनरेबल हाईकोर्ट की ओर से जो नोटिस दिए गए हैं, ये जो भी माननीय सदस्य हैं वो इनका बिंदुवार जवाब देंगे। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए एनडीए और आरजेडी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। देखिए, जो परिस्थितियां बनी है उसमें हम 5 सीटें जीतेंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। इसलिए कि संख्या बल की दृष्टि से इन सीटों को जीतने का पर्याप्त आधार हमारे पास उपलब्ध है, और निसंदेह राज्यसभा में इन सीटों के जीतने के बाद हमारे संख्या बल में एक बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए कि देश में ज्यादातर राज्यों में जहां से ये चुनाव होने जा रहे हैं, कुल 37 सीटें हैं और इनमें कई सीटें हम लोगों के पास नहीं थी। बोकारो के चास नगर निगम को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चास में, और उन्होंने मेयर प्रत्याशी के पक्ष में, अपने मेयर प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील भी की। में नाक का लड़ाई बना लिए हैं ये लोग।
देखिए, ये तो आसाम में चुनाव है और चूंकि यहाँ सब लोगों ने जो विधानसभा में आने का काम किया था, तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने और प्रधानमंत्री ने, उसके बाद इनको ये लगा कि झारखंड में जाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए बेचारे जो अरुण सिंह हैं उनको अकेला धकेल दिया है और हेमंता बिस्वा शर्मा आसाम में फंसे हैं, वरना वो भी दिखाई देते। आपको मैं ये कह सकता हूँ कि कल और परसों में एक आध जो केंद्रीय मंत्री हैं, बाचाल कहिए या बरबोला कहिए, वो भी आपको यहाँ चास में नजर आएंगे, क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि राजेश ठाकुर, मंजूर अंसारी, जमील अख्तर, जवाहर मेहता, मृत्युंजय शर्मा और तमाम जो साथी यहाँ बैठे हैं, निजाम अंसारी से लेकर के झा जी तक, चौबे जी, तमाम लोगों ने संकल्प ले लिया है। उस संकल्प को झुटलाने के लिए, उस संकल्प को खत्म करने के लिए उनका एक प्रयास होगा। आप देखेंगे 1-2 दिनों के अंदर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भी यहाँ आपको नजर आएंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।